वेलकम टू देश दुनिया हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। हम सभी ने अपनी स्कूल टेक्स्ट बुक्स, हिस्ट्री बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में, टीवी सीरियल्स में, मूवीज़ में जितना भी हिस्ट्री को जाना है या हमें पढ़ाया गया है, उन सब में हमने मौर्य साम्राज्य, मराठास, राजपूत, पल्लव्स, चोल राजाओं और विशेष करके मुगलों के इतिहास को ही जाना है। इनमें मौर्य किंगडम का रूल अराउंड 142 ईयर्स का था और गुप्ता डायनेस्टी का रूल अराउंड 290 ईयर्स तक था। मुगल डायनेस्टी जिसने 331 ईयर्स तक रूल किया, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भारत में एक ऐसा किंगडम या वंश रहा है जिसने लगातार अराउंड 600 ईयर्स तक नॉर्थ ईस्ट पर राज किया है। और ऐसा नहीं कि उनको किसी ने ध्यान नहीं दिया या किसी अन्य किंगडम द्वारा इस साम्राज्य पर आक्रमण नहीं किया गया। मुगल एम्पायर जो 16th सेंचुरी का सबसे पावरफुल एम्पायर था, इस पावरफुल किंगडम को 60 साल के अंदर 17 बार 17 टाइम्स विद इन 60 ईयर्स एक किंगडम ने लगातार मात दी है। यह किंगडम है अहोम साम्राज्य। अहोम डायनेस्टी एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारत के एक हिस्से पर बिना किसी रुकावट के पूरे 600 साल तक राज किया। अहोम साम्राज्य की स्थापना 1228 में आसाम में ब्रह्मपुत्र वैली में की गई। अहोम साम्राज्य एक मध्यकालीन साम्राज्य था। अहोम किंगडम का वर्चस्व 600 साल तक रहा। अहोम किंगडम की स्थापना एक ताई प्रिंस सुकाफा द्वारा की गई थी। यह ताई प्रिंस ब्रह्मपुत्र वैली में 1228 में साउथ चाइना के यूनान प्रोविंस के शहर मोंग माओ से अपने 9000 कंपेनियंस के साथ ब्रह्मपुत्र घाटी में आया। अहोम्स ने ब्रह्मपुत्र वैली में ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम को ओवरटेक करके एक नया स्टेट बनाया और पुराना पॉलिटिकल सिस्टम जो उस समय भूयांस द्वारा चलाया जाता था। अहोम्स ने उस समय के ब्रह्मपुत्र वैली के सबसे बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य कोच हेजो, छत्तीसगढ़, सूतियास और अदर ट्राइब्स को डोमिनेट किया और अपने राज्य में मिला लिया। 16th सेंचुरी तक अहोम्स ने अपना प्रभुत्व स्थापित करके एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। अहोम का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ताई नैमचाओ के सिमिलर ही था। यह सिस्टम मोनार्कियल सिस्टम होता है जहां एक राजा या रानी ही प्रमुख होता है, जैसा कि हर साम्राज्य में था। लेकिन मोनार्कियल सिस्टम के बावजूद भी अहोम किंगडम को कुछ खास विशेषताओं के लिए जाना जाता है। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अहोम्स, जिसके कारण ये किंगडम 600 सालों तक अपना प्रभुत्व स्थापित किए रहा। अहोम्स का मेन पावर था पावरफुल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। असम का अहोम साम्राज्य ऑटोक्रेटिक नहीं था या निरंकुश शासन नहीं था, जैसा कि उस समय हर राज्य में होता था कि सत्ता का पावर किसी एक ही हाथ में होता था। राजा या रानी जो भी निर्णय लें वही मान्य होगा। अहोम साम्राज्य में राजा के साथ साथ 5 मिनिस्टर्स की एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होती थी जो ऑटोक्रेसी या निरंकुशता को खत्म करता था। मिनिस्टर्स के पास यह पावर होता था कि वह ये चेक करे कि किंग अपना काम अच्छे से कर रहा है या नहीं। अगर राजा अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो मिनिस्टर्स के पास यह पावर होता था कि वह उस राजा को राजपद से हटा सकें। ये एक अप्रेजल सिस्टम की तरह था कि अगर आप अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं देन आउट। ये एक मेन रीज़न था अहोम डायनेस्टी के 600 साल तक निरंकुश शासन का, इतना शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करने का। वहाँ यह सिस्टम कभी नहीं रहा कि राजा का बेटा राजा राज की बागडोर संभालेगा या राज्य की बागडोर सिर्फ राज परिवार के हाथ में ही रहेगी।
राजा पात्र मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सहमति से ही नियुक्त किया जाता था। 14th सेंचुरी में 3 बार ऐसा हुआ कि अहोम किंगडम में कोई किंग था ही नहीं, क्योंकि कोई इस लायक उम्मीदवार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नहीं मिला कि वह अहोम साम्राज्य का किंग बन सके। अहोम्स के इतने लंबे समय तक शासन का एक मेन रीज़न यह भी था कि अहोम्स का कभी भी समाज या सोसाइटी में, या कहें असम की लोकल ट्राइब्स जो वहाँ पहले से रह रही थीं, उनके द्वारा कभी अहोम्स का विरोध नहीं किया गया। इसका मेन रीज़न था अहोम्स की पॉलिसी फॉर कल्चर ऑफ टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर्स। अहोम्स ने लोकल पीपल्स की एग्जिस्टिंग कल्चर की रिस्पेक्ट की और कभी अपनी सत्ता के चलते उनके कल्चर को नहीं दबाया। यह अहोम्स की प्रॉस्पेरिटी का मेन रीज़न था। सुकापा ने चेरियोड में अपनी कैपिटल बनाई और बराही और मारांस ट्राइब के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाए। सुकापा और उनके फॉलोअर्स द्वारा एक टेक्नोलॉजी विकसित की गई जो कि इस रीजन के रेजिडेंट्स द्वारा अपनाई गई। वह टेक्नोलॉजी थी वेट राइस फार्मिंग, जिससे इस रीजन का एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ा। 16th सेंचुरी के आते आते ब्रह्मपुत्र वैली में अहोम्स ने एक बड़ा किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया था। ये वो समय था जब लगभग पूरे भारत पर मुग़ल साम्राज्य छाया हुआ था, लेकिन मुग़ल्स कभी नॉर्थ ईस्ट को अपने राज्य में शामिल न कर सके। नॉर्थ ईस्ट मुग़ल्स के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन था। ब्रह्मपुत्र नदी कई देशों से होकर बहती है, जो ट्रेडिंग के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। इतने बड़े ट्रेडिंग रूट को मुग़ल्स अपने हाथ में रखना चाहते थे। अगर नॉर्थ ईस्ट पर मुग़ल्स का कंट्रोल हो जाता तो उस समय का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग रूट वन हैंडेड हो जाता और ब्रह्मपुत्र वैली की फर्टाइल लैंड एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है ही। अब बात करते हैं अहोम्स और मुग़ल कॉन्फ्लिक्ट्स की। अहोम और मुग़ल्स में पहला कॉन्फ्लिक्ट 1615 में हुआ। इस कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीज़न था कोच किंगडम, जिसमें फ्रेंडली डिस्प्यूट के चलते इस किंगडम को 2 हिस्सों में बांटा गया, कोच बिहार और कोच हाजो, जिनमें से एक का साथ मुग़ल्स ने दिया और एक का अहोम्स ने। अहोम्स और मुग़ल्स के बीच में ट्रेडिंग को लेके छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, लेकिन ये एक बड़ी वजह बना। 1615 में अहोम्स ने कोच बिहार के लिए मुग़ल्स से जो वॉर की, उसमें अहोम्स की हार हुई। 1615 से 1671 के बीच अहोम्स और मुग़ल्स में 17 बार युद्ध हुआ। 1662 में मुग़ल्स ने अहोम कैपिटल कहर गांव पर अपना कब्जा कर लिया। 1662 की इस हार के बाद अहोम किंग चक्रधर सिंघा ने लचित बोरफुकन को अहोम आर्मी का लीडर अपॉइंट किया, जो कि मुग़ल्स से गुवाहाटी को वापस ला सके। और 1668 में लचित बोरफुकन ने गुवाहाटी पर अपना कब्जा कर लिया। ये बात जब मुग़ल किंग औरंगजेब को पता चली तो उसने एक बड़ी आर्मी गुवाहाटी पर कब्जा करने के लिए भेज दी। लचित बोरफुकन ने राजा राम सिंह से कहा कि हम संधि करना चाहते हैं, और इसमें उनको कुछ समय मिला, जिससे उन्होंने अपने डिफेंसेस को मजबूत किया। जब राजा राम सिंह को लचित बोरफुकन की इस तैयारी के बारे में पता चला तो राजा राम सिंह ने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया आगे बढ़ के अटैक करने का। लचित बोरफुकन ने गोरिल्ला टैक्टिक अपनाई और छुपकर जंगलों में मुग़ल सेना पर वार करना शुरू किया। जैसे ही मुग़ल सेना आगे बढ़ती, फॉरेस्ट में छुपे हुए अहोम्स के सोल्जर उन पर वार करते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। इसके बाद राजा राम सिंह ने कहा कि अगर युद्ध करना है तो फ्रंट में आके युद्ध करो। मुग़ल्स की इस चुनौती को अहोम्स ने स्वीकार किया। अब मुग़ल्स और अहोम्स आमने सामने थे। यह वॉर अगस्त 1669 में शुरू हुआ। यह वॉर कामरूप डिस्ट्रिक्ट के पास अलाबोई में हुआ। इस वॉर में अहोम्स के 10,000 सैनिकों को
अपनी जान देनी पड़ी। इस बैटल में अहोम्स को बहुत नुकसान हुआ। अलाबुई बैटल के तुरंत बाद अहोम राजा चक्रधर सिंघा की मृत्यु हो गई और उनके भाई उदयादित्य सिंघा राजगद्दी पर बैठे। उदयादित्य सिंघा ने भी लचित बोरफुकन पर अपना पूरा भरोसा दिखाया और मंत्रियों और सेनापति के साथ विचार करके ये कहा कि अब हमें अपना आखिरी युद्ध गुवाहाटी में लड़ना ही होगा। हम बात करेंगे मुगल्स और अहोम्स के सबसे बड़े वॉर की, बैटल ऑफ सरायघाट। क्योंकि मुगल आर्मी मैदानी क्षेत्र की आदी थी, मुगल आर्मी ने मैदानी क्षेत्र में ही सारे युद्ध किए थे, इसलिए हिली रीजन या पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध करना उनके लिए बहुत कठिन था। एक मेन रीज़न था अहोम्स कमांडर द्वारा गुवाहाटी के आसपास का एरिया युद्ध के लिए चुनने का, ताकि मुगल सेना को आसानी से गुवाहाटी के पहले रोका जा सके। अब क्योंकि अहोम्स द्वारा हिली रीजन को मिट्टी के छोटे छोटे पहाड़ों के द्वारा बंद कर दिया गया था, तो मुगल आर्मी को आगे बढ़ने के लिए एक ही रास्ता बचता था, वो था वाटरवे। और लचित बोरफुकन को ये मालूम था कि मुगल्स की नेवी वीक है। मिर्जा राजा राम सिंह की सेना के साथ बंगाल के नवाब शाइस्ता खान की सेना भी वहां आती है। अब ये सेना दोगुनी हो जाती है और इतनी बड़ी आर्मी के संग राजा राम सिंह अहोम्स पर अटैक करने के लिए आगे आते हैं। गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई लगभग 1 किलोमीटर ही रह जाती है। अहोम्स इस जगह को युद्ध के लिए चुनते हैं। ये जगह है सरायघाट। ब्रह्मपुत्र नदी के इस घाट पर लगभग 1 किलोमीटर की चौड़ाई में अहोम्स अपनी सेना को, अपनी बोट को एक ट्रायंगल की तरह सेट करते हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी में राजा राम सिंह की सेना और बंगाल के नवाब शाइस्ता खान की सेना जो अहोम्स के विरुद्ध थी, उनके पास बड़ी बड़ी बोट्स थीं और उन पर बड़ी बड़ी तोपें थीं, लेकिन अहोम्स में छोटी छोटी नाव थीं जिन्हें वो आसानी से यहाँ से वहाँ मूव कर पा रहे थे और मुगल्स अपनी बड़ी बड़ी बोट्स को आसानी से मूव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन पर तोपें होने के कारण उनका वजन और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। लेकिन अहोम्स ने बहुत बहादुरी के साथ इस युद्ध को लड़ा। एक समय पर अहोम सेना मुगल सेना के आगे वीक पड़ने लगी। उसी समय अहोम कमांडर लचित बोरफुकन बहुत बीमार पड़ गए और इससे सेना का मनोबल गिरने लगा। उन्हें ये कहा गया कि आप लड़ना तो दूर बिस्तर से उठ भी नहीं सकते हैं। लेकिन लचित बोरफुकन अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए युद्ध में वापस आते हैं और भागते हुए सैनिकों से कहते हैं कि जाके मेरे राजा से ये कहना कि मैंने अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया। इस युद्ध में मैं मारा जाऊं या मुगल मुझे पकड़ के ले जाएं, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। लचित बोरफुकन के युद्ध में वापस आते ही सैनिकों का मनोबल दोगुना हो जाता है और सैनिक पूरी ताकत के साथ मुगल सेना पर टूट पड़ते हैं। ये युद्ध ब्रह्मपुत्र नदी में हुआ, लेकिन मुगल्स की कुछ सेना नदी के उत्तर की साइड थी, जहां अहोम सेना ने बोट का एक ब्रिज बनाया और वहां जाकर वहां पर भी मुगल सेना पर वार करना शुरू किया। इस युद्ध में मुगल्स को बहुत लॉस हुआ। लगभग 4000 मुगल सैनिक मारे गए और राजा राम सिंह अपनी सेना को लेकर वहां से भाग खड़े हुए। अहोम्स ने राजा राम सिंह की सेना का मानस नदी तक पीछा किया। इसके आगे अहोम्स नहीं गए, क्योंकि उनका मकसद किसी से लड़ना नहीं, सिर्फ अपनी मातृभूमि को बचाना था। इस युद्ध के कुछ समय बाद लचित बोरफुकन की मृत्यु हो गई और उनके भाई ललुक सोला अहोम आर्मी के कमांडर बने। मुगल्स और अहोम के कॉन्फ्लिक्ट्स सरायघाट बैटल में ही ख़त्म नहीं हुए थे। मुगल्स ने फिर 1679 में अहोम्स पर आक्रमण किया और इस समय ललुक सोला ने पूरी तैयारी न होने की वजह से गुवाहाटी को खाली कर दिया और वो पीछे हट गए। लेकिन फिर 2 साल बाद 1682 में ईटाकुली के बैटल में मुगलों को करारी हार देकर गुवाहाटी को वापस लिया। ईटाकुली बैटल के बाद मुगल्स ने कभी आसाम का रुख नहीं किया। इस तरह 60 से 70 साल के बीच 17 युद्ध करके अहोम्स अपना ये साम्राज्य बचाने में कामयाब रहे और अगले 200 सालों तक असम पर राज किया। 1999 से
नेशनल डिफेंस एकेडमी लचित बोरफुकन के सम्मान में अपने बेस्ट कैडेट को लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल देती है। आसाम में लचित दिवस 24 नवंबर को मनाया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।